बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल, और जो आज का हमारा टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना है वो हमारे पास है मियोसिस 2, सिग्निफिकेंस एंड मियोसिस, एरर इन मियोसिस। स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर में जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था मियोसिस वन एक्चुअली रिडक्शन डिवीजन, यानी जिसमें सेल एक सेल से दो में डिवाइड होता है और जिसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स जो हैं वो पेयर्स के फॉर्म में नहीं रहते। ठीक है, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो डिवाइड हो जाते हैं और दो डॉटर सेल्स में चले जाते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टेज मियोसिस 2 के। मियोसिस 2 में क्या होती है? ये मियोसिस 2 जो है इट इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ मियोसिस एंड इज़ सिमिलर टू माइटोसिस। ये मियोसिस का सेकंड पार्ट है, सेल डिवीजन की टाइप है ये भी, लेकिन ये माइटोसिस की तरह होती है। इट इज़ सब डिवाइडेड इंटू प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2। ठीक है, 1 के साथ हमने 1 1 लिखा था और इन सब स्टेजेस के साथ हम लोग क्या लिखेंगे? 2 2 लिखेंगे। प्रोफेज़ 2 में क्या होता है? टेक मच लेस टाइम कंपेयर टू प्रोफेज़ 1। प्रोफेज़ 2 जो है वो प्रोफेज़ 1 की निस्बत कम टाइम लेता है, क्योंकि प्रोफेज़ 1 में हमने बहुत सारी चेंजेस देखी थी। साइनेप्सिस हो रही थी उसमें, और क्यासमेटा फॉर्मेशन, क्रॉसिंग ओवर, तो वहाँ पे सारी ये जेनेटिक वेरिएशंस हो गई। अब मियोसिस 2 जो है ये कम टाइम लेती है मियोसिस 1 की निस्बत। इन दिस प्रोफेज़ न्यूक्लियोलाई एंड न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपियर एंड क्रोमेटिन कंडेंसेस। इसी तरह से दोबारा से इसमें वो सारी स्टेजेस होंगी जैसा कि माइटोसिस में होती हैं। स्टूडेंट्स, इसमें से हम देख के समझ लेते हैं कि ये जो दो डॉटर सेल हैं ये मियोसिस 1 के नतीजे में बने। ठीक है, दो डॉटर सेल, इनमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स जो हैं मौजूद हैं वो पेयर्स की फॉर्म में नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हाफ़ हैं इसमें भी नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम हाफ़ हैं। इसी तरह से इसमें जिस तरह प्रोफेज़ 1 में होता है, जैसा कि माइटोसिस में, इसमें सबसे पहले न्यूक्लियोलस डिसअपियर होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगी, सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट होने के ऑपोजिट पोल पे आएंगे और स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगे। मेटाफेज प्लेट में भी इसी तरह से होगा कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये यहाँ पे इक्वेटर पे अरेंज हो जाएंगे, और यहाँ पे अब हम देख सकते हैं क्रोमोसोम्स पेयर की फॉर्म में नहीं है, जस्ट एक एक क्रोमोसोम है, और इसके स्पिंडल फाइबर जो है काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर एक ही क्रोमोसोम्स के एक तरफ से अटैच है और दूसरे क्रोमोसोम्स के दूसरी तरफ से अटैच्ड है। जबकि मियोसिस 1 में हमने देखा था कि वो होमोलोगस पेयर, एक पूरे क्रोमोसोम के साथ एक स्पिंडल फाइबर अटैच था और दूसरे पूरे क्रोमोसोम के साथ दूसरा स्पिंडल फाइबर अटैच था, लेकिन यहाँ पे दोनों स्पिंडल फाइबर एक ही क्रोमोसोम के साथ अटैच हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एनाफेज में क्या होते हैं कि यहाँ पे जो है अब पूरा एक क्रोमोसोम सेपरेट हुआ और क्रोमेटिड्स जो हैं वो ऑपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहे हैं, जैसा कि माइटोसिस में होता था। मियोसिस 1 में क्या हो रहा था? मियोसिस 1 में पूरा क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल की तरफ जा रहा था, लेकिन यहाँ पे जो है एक क्रोमोसोम ब्रेक डाउन होने के बाद इसके क्रोमेटिड जो हैं वो ऑपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहे हैं। जब ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे एनाफेज में, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करने के बाद यहाँ पे इसकी जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। स्पिंडल फाइबर्स का नेटवर्क, नॉन काइनेटोकोर, सारे स्पिंडल फाइबर्स ख़त्म हो जाएंगे। दोबारा से टीलोफेज जो कि प्रोफेज का रिवर्स है, इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मज़ीद जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स क्रोमेटिड्स हैं हाफ़ इधर और हाफ़ इधर रह गए, और यहाँ से जो है इनके दो गिर दोबारा से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई, न्यूक्लियोलस अपेयर हो गया और ये सेंट्रियोल्स के स्पिंडल फाइबर्स वगैरह ख़त्म हो गए, और यहाँ पे दो सेल्स ये बन गए। इसके बाद इनकी साइटोकाइनेसिस होगी और यहाँ से दो सेल्स ये बन गए, और इस तरह यहाँ पे इसकी साइटोकाइनेसिस होगी और दो सेल बन जाएंगे। तो अगर हम कंप्लीट देखें तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 टोटल मियोसिस के नतीजे में फर्स्ट मियोसिस 1 में दो डॉटर सेल बने थे, वही वाले दो डॉटर सेल मजीद मियोसिस 2 के ज़रिए से 4 हैप्लॉइड सेल्स बन गए। यहाँ पे जो अब हम देख सकते हैं कि ये एक क्रोमोसोम है, ये सेकंड क्रोमोसोम है, यानी यहाँ पे क्रोमोसोम्स जो हैं अपनी पहले वाली ओरिजिनल फेज़ में आ गए, यानी यहाँ पे इनकी कोई डुप्लीकेट नहीं है, बल्कि इनकी जो सेपरेशन होनी थी वो भी हो गई, और यहाँ पे अब ये भी हैप्लॉइड सेल्स ही हैं। वो वाले भी हैप्लॉइड सेल्स थे। डिप्लॉइड जस्ट उनको कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में हो, लेकिन यहाँ पे जो है ये दोबारा पेयर में नहीं है, इनके क्रोमेटिड भी सेपरेट हो गए, तो ये 4 डॉटर सेल्स बन गए किसके नतीजे में? मियोसिस 2 के नतीजे में। तो यहाँ पे हमारी मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 की रिडक्शन कंप्लीट हो गई डिवीजन, जिसमें हमने कहा था कि एक डिप्लॉइड सेल से 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या होता है। क्रोमेटिन कंडेंस हो जाएगा, सेंट्रियोल्स मूव टू दी पोलर रीजन एंड मेक स्पिंडल फाइबर्स। फिर वही मेटाफेज की तरह क्रोमोसोम्स जो है काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स के साथ अटैच होंगे और अलाइन कर लेंगे इनको इक्वेटर प्लेट पे। ठीक है, जो मेटाफेज प्लेट बना देंगे। दिस इज़ फॉलोड बाय एनाफेज 2। इसके बाद एनाफेज 2 होती है, जहाँ पे सेंट्रोसोम्स आर क्लीव्ड एंड सिस्टर क्रोमेटिड्स आर पुल्ड अपार्ट। जहाँ पे जो सेंट्रोसोम्स है वो ब्रेक डाउन होता है और जो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो
दोनों ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। द सिस्टर क्रोमेटिड्स आर नो कॉल्ड सिस्टर क्रोमोसोम्स। अब यहाँ पे जो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, अब हम उनको सिस्टर क्रोमोसोम्स कहेंगे, ठीक है। वो सिस्टर क्रोमेटिड्स नहीं रहे, उनको सिस्टर क्रोमोसोम्स कहेंगे। एंड देयर पुल टूवर्ड्स ऑपोजिट पोल, ये ऑपोजिट पोल की तरफ जा रहे हैं। टीलोफेज 2 इज़ मार्क्ड विद अनकॉइलिंग ऑफ क्रोमोसोम इनटू क्रोमेटिन। टीलोफेज में दोबारा से जो है क्रोमोसोम्स अनकॉइल होकर क्रोमेटिन की फॉर्म में आ जाएंगे। न्यूक्लियर इन्वेलप रिफॉर्म, न्यूक्लियर इन्वेलप दोबारा बन जाएगा। क्लीवेज होगी साइटोप्लाज्म के, जिसके नतीजे में 4 डॉटर सेल्स बनेंगे और सब में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होंगे, यानी वो हैप्लॉइड सेल्स होंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से मेयोसिस 1 और मेयोसिस 2 के ज़रिए से एक डिप्लॉइड सेल 4 सेल्स में डिवाइड हो जाता है। अब हम देखते हैं कि मेयोसिस की सिग्निफिकेंस क्या है, क्या फ़ायदे हैं मेयोसिस के, जिस तरह हमने माइटोसिस के सिग्निफिकेंस पढ़ा था। द सिग्निफिकेंस ऑफ मेयोसिस फॉर रिप्रोडक्शन एंड इनहेरिटेंस वाज डिस्क्राइब्ड इन 1890 बाय जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑगस्ट वेस्टमैन, ठीक है। सबसे पहले 1890 में जो है जर्मन बायोलॉजिस्ट ने जो मेयोसिस की सिग्निफिकेंस बताई कि किसी भी रिप्रोडक्शन के लिए एक इंडिविजुअल की जो एक नस्ल आगे बढ़ती है उसमें नंबर ऑफ़ सेल्स जो हैं किस तरह मेंटेन होते हैं, और मटेरियल जो है इनहेरिटेड मटेरियल्स विरासत में जो खसूसियात होती हैं वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं, किसके ज़रिए होती हैं, वो इन्हीं क्रोमोसोम्स के ज़रिए होती हैं। जहाँ पे हमने क्रॉसिंग ओवर पढ़ी, जेनेटिक वेरिएशंस वहाँ पे आती हैं, और उसके अलावा रिप्रोडक्शन भी इसी के ज़रिए होती है। जब नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स मेयोसिस में हाफ हो जाते हैं, तो जब दोबारा से फर्टिलाइजेशन होती है स्पर्म एंड एग सेल की, तो हाफ नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम फ्रॉम फादर एंड हाफ नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम फ्रॉम मदर मिलने के बाद दोबारा से नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो बेबी है उसमें कंप्लीट हो जाते हैं। He pointed out that meiosis was necessary not only to maintain the number of chromosome in the next generation, उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि क्रोमोसोम नंबर को नेक्स्ट जनरेशन में मेंटेन करने के लिए सिर्फ meiosis ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये जो है नेक्स्ट जनरेशन में वेरिएशंस भी लाती हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा था क्रॉसिंग ओवर के ज़रिए से जब उनके सेगमेंट चेंज हुए तो उनमें वेरिएशंस आ गई, ठीक है। फर्स्ट हम देखते हैं मेयोसिस की इंपॉर्टेंस, मेंटेनेंस ऑफ द क्रोमोसोम नंबर इन नेक्स्ट जनरेशन। मेयोसिस के ज़रिए से जो क्रोमोसोम के नंबर हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में कंप्लीट रहते हैं, यानी हाफ जब ये गैमीट सेल्स में पेरेंट में फादर एंड मदर दोनों में क्रोमोसोम नंबर हाफ होंगे, तो जब न्यू बेबी की डेवलपमेंट होती है तो उसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम दोबारा से मेंटेन हो जाते हैं, हाफ फ्रॉम मदर एंड हाफ फ्रॉम फादर। मेयोसिस इज़ एसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेयोसिस जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। इन ह्यूमन डिप्लॉइड गैमीट मदर सेल्स और जर्म लाइन सेल्स अंडरगो मेयोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड सेल। मेल एंड फीमेल के अंदर स्पर्म एंड एग सेल्स जो हैं वो मेयोसिस के प्रोसेस से गुजरते हैं, और वो जो सेल्स प्रोड्यूस करते हैं एग एंड स्पर्म सेल्स जो हैं वो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। मेल एंड फीमेल गैमीट्स यूनाइट टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट। जब दोबारा से स्पर्म एंड एग सेल मिलते हैं, तो अगर हम ह्यूमंस की बात करें, मेल में स्पर्म के अंदर 23 क्रोमोसोम्स होंगे और फीमेल के एग सेल के अंदर भी 23 क्रोमोसोम होंगे। जब दोबारा से वो यूनाइट होते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, तो दोबारा जो एक नया सेल बनता है जाइगोट, जाइगोट एक सेल होता है, तो वो दोबारा से डिप्लॉइड हो जाता है, यानी एग एंड स्पर्म से दोनों से 23 क्रोमोसोम्स आने के बाद जाइगोट में दोबारा से 46 क्रोमोसोम्स कंप्लीट हो जाते हैं। विच अंडरगो रिपीटेड माइटोसिस। जब एक बार नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स कंप्लीट हो गए, अब आगे जितनी भी डिवीजन होगी वो बाकी माइटोसिस के ज़रिए से ही होगी, एंड डेवलप इनटू अ न्यू डिप्लॉइड ह्यूमन, और जिसके नतीजे में एक पूरा नया इंसान डिप्लॉइड बन जाता है। Many haploid fungi and protozoan produce haploid gametes through mitosis। अब कुछ जैसे कि फंजाई और प्रोटोजोन्स हैं वो ऑलरेडी ही हैप्लॉइड सेल्स हैं, तो वो अपने गैमेट्स भी माइटोसिस के ज़रिए से ही प्रोड्यूस करते हैं, वो मज़ीद रिडक्शन डिवीजन में नहीं जाते। प्लांट लाइफ साइकिल शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। प्लांट की अगर लाइफ साइकिल की बात करें तो प्लांट्स की लाइफ में दो जो है साइकिल में जो है दो जनरेशंस होती हैं। एक को हम कहते हैं स्पोरोफाइट और दूसरी को हम कहते हैं गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट जो है वो डिप्लॉइड जनरेशन होती हैं, यानी स्पोरोफाइट जो है वो जिस तरह हम ह्यूमंस हैं हम लोग डिप्लॉइड जनरेशन है, तो स्पोरोफाइट जो है वो डिप्लॉइड जनरेशन होती है। डिप्लॉइड जनरेशन में जब मेयोसिस होगी तो जिसके नतीजे में हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। एक प्लांट डिप्लॉइड है, वो अपने सेल्स के कुछ सेल्स को मेयोसिस के प्रोसेस से गुजारेगा और जिसके नतीजे में डॉटर सेल्स बनेंगे स्पोर्स, वो हैप्लॉइड होंगे, यानी उनके अंदर भी नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे। विच ग्रो इनटू हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जनरेशन, जिसके नतीजे में हैप्लॉइड स्पोर्स जब ग्रो करेंगे तो दोबारा से गैमेटोफाइट जनरेशन में जो वो जनरेशन आएगी हैप्लॉइड स्पोर्स की वजह से जो ग्रो हुआ है वो जनरेशन जो आएगी हम उसको गैमेटोफाइट कहेंगे, और ये हैप्लॉइड होती है।
गेमेटोफाइट जनरेशन प्रोड्यूस हैप्लाइड गैमीट्स थ्रू माइटोसिस। अब जो गेमेटोफाइट ऑलरेडी हैप्लाइड है तो वो जब दोबारा से गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे नेक्स्ट जनरेशन के लिए तो वो माइटोसिस के थ्रू करेंगे। जब माइटोसिस के ज़रिए से वो गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे, वो गैमीट्स हैप्लाइड हैं और वही वाले गैमीट्स दोबारा से मिलके दोनों हैप्लाइड मिलके डिप्लाइड जाइगोट बना देंगे। जाइगोट जो है वो डिप्लाइड बन गया और वह अब दोबारा उसमें सारी माइटोसिस होगी और दोबारा से जो पूरा एक नया प्लांट बनेगा वो डिप्लाइड स्पोरोफाइट होगा। यानी स्पोरोफाइट डिप्लाइड ने हैप्लाइड गैमीट प्रोड्यूस किए, उन हैप्लाइड गैमीट ने मिलके दोबारा से डिप्लाइड स्पोरोफाइट जनरेशन बना दी। जिस तरह इंसानों के अंदर हम डिप्लाइड हैं, हमारे सेल्स रिडक्शन डिवीजन करने के बाद गैमीट्स बनाते हैं, वो दोनों मिलने के बाद जाइगोट बनता है और फिर न्यू जो बेबी बनता है वो दोबारा से डिप्लाइड होता है। ठीक है, तो हम लोग ये दे पढ़ सकते हैं यहाँ पे कि किस तरह से नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स जो हैं वो मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम इन ड्यू टू नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मियोसिस का क्या सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन इन नेक्स्ट जनरेशन। हम लोग ये भी जानते हैं कि जहाँ क्रॉसिंग ओवर हुई है उसके नतीजे में जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उन्होंने अपने सेगमेंट्स को चेंज किया था। उन सेगमेंट्स के चेंज होने की वजह से जो न्यू बेबी भी बनता है या जो न्यू जनरेशन होती है वो अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होती है। यानी अगर एक माँ बाप के 3-4 बच्चे हैं तो वो सारे एक दूसरे से डिफरेंट्स होते हैं। वो किस वजह से? इन्हीं जेनेटिक वेरिएशंस की वजह से। द क्रोमोसोम पेयर ऑफ ईच पेरेंट अंडरगो क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है मियोसिस 1 में, प्रोफेज 1 में। सो डॉटर सेल गैमीट हैव जेनेटिक वेरिएशंस, जिसके नतीजे में जो डॉटर सेल बने हैं उनमें जेनेटिक वेरिएशंस आ जाती है। व्हेन गैमीट फ्यूज़ एंड फॉर्म जाइगोट, जब ये दोनों गैमीट स्पर्म एंड एग सेल दोबारा से फ्यूज़ होते हैं और जाइगोट डिप्लाइड सेल बनाते हैं, इट्स जेनेटिक मेकअप इज़ डिफरेंट फ्रॉम बोथ पेरेंट। तो इसका जो न्यू बेबी का जेनेटिक मेकअप होता है वो अपने पेरेंट से डिफरेंट होता है, ना सेम टू सेम मदर होता है और ना ही सेम टू सेम फादर होता है। जो ज़्यादा मिलते हैं तो इसका मतलब है उसमें वो वाला जेनेटिक मटेरियल ज़्यादा आया है। दिस मियोसिस अलाउ अ स्पीशीज़ टू ब्रिंग वेरिएशंस इन द नेक्स्ट जनरेशन। मियोसिस जो है नेक्स्ट जनरेशन में वेरिएशंस लाने की इजाज़त देता है। बेनिफिशियल वेरिएशंस हेल्प ऑर्गेनिज्म टू अडेप्ट टू द चेंज इन एनवायरनमेंट। कुछ जो बेनिफिशियल चेंजेस होती हैं वो उस बेबी को उस माहौल में अडेप्ट रहने के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एरर्स इन मियोसिस के मियोसिस में क्या अगर कोई एरर्स हो जाए तो क्या हो सकता है। ड्यूरिंग एनाफेज़ 1 में जहाँ पे क्रोमोसोम्स का पेयर, ठीक है, क्रोमोसोम का पेयर एनाफेज़ 1 की हम बात कर रहे हैं जहाँ पे क्रोमोसोम्स पेयर की फॉर्म में हैं और वो दोनों पेयर सेपरेट होते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग एनाफेज़ 1 क्रोमोसोम सेपरेट एंड गो टू ऑपोजिट पोल वाइल ड्यूरिंग एनाफेज़ 2 सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट। ठीक है, इस कॉल्ड डिसजंक्शन। ठीक है, हम लोग इसको यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि जब एनाफेज़ में अगर मियोसिस 1 की बात करें वहाँ पे ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, लेकिन एनाफेज़ 2 में जो है एक क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो रहे हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसजंक्शन, यानी ये ब्रेक डाउन होकर ऑपोजिट पोल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ये बात बताई गई है कि होमोलोगस पेयर अलग हों या सिस्टर क्रोमेटिड्स ही अलग हों एक क्रोमोसोम के, तो उसको हम कहते हैं डिसजंक्शन। समटाइम द सेपरेशन इज़ नॉट नॉर्मल एंड इट इज़ कॉल्ड नॉन डिसजंक्शन। यानी बाज़ दफ़ा ऐसी होता है कि जो ये क्रोमेटिड्स हैं वो इस तरह दरमियान में ब्रेक डाउन नहीं होते, बल्कि पूरा का पूरा क्रोमोसोम एक ही तरफ चला जाता है। ये दोनों दरमियान से सेपरेट नहीं होते और सारा क्रोमोसोम जो है एक तरफ चले जाते हैं, दूसरी पोल जो है वो बिल्कुल खाली रह जाती है, वहाँ पे क्रोमोसोम्स नहीं होते, तो इसको हम कहेंगे नॉन डिसजंक्शन। इसके नतीजे में क्या होगा? दिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स विच हैव आइदर मोर और लेस देन द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसके नतीजे में ये होगा कि जो गैमीट्स बनेंगे, फॉर एग्जांपल अगर ये वाले पूरा क्रोमोसोम इस पोल पे आ गए हैं और इस पोल में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है इस पोल में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम लेस हैं, कुछ भी नहीं है, लेकिन जो इस साइड पे आए हैं वहाँ पे भी नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, दोनों जो गैमीट्स आगे बनेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम ज़्यादा होंगे, यहाँ पे नहीं होंगे, तो जो दोनों जो गैमीट्स बनेंगे वो नॉर्मल नहीं होंगे। इफ़ सच एबनॉर्मल गैमीट्स फ्यूजेज विद अ नॉर्मल गैमीट्स, अगर ये कोई भी प्रॉब्लम फादर या मदर किसी एक के गैमीट्स में है, जब वो दूसरे नॉर्मल गैमीट्स के साथ फ्यूज़ होंगे, इट रिजल्ट्स एबनॉर्मल क्रोमोसोम नंबर इन नेक्स्ट जनरेशन, जिसके नतीजे में नेक्स्ट जनरेशन में एबनॉर्मल नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। यानी अगर फॉर एग्जांपल एक में डिसजंक्शन हुई है, वहाँ पे 46 के बजाय 47 क्रोमोसोम्स आ गए हैं, तो जब वो नेक्स्ट जनरेशन में ज़्यादा हो गए, अगर दूसरे में क्रोमोसोम नहीं गए तो नेक्स्ट जनरेशन में क्रोमोसोम नंबर कम हो जाएंगे।
तो इस वजह से जो है एबनॉर्मलिटी पैदा हो सकती है और जो बेबी होते हैं वो एबनॉर्मल प्रोड्यूस हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम देख सकते हैं एरर इन मियोसिस के किस तरह से अगर नॉन डिस्टिंक्शन हो जाए, क्रोमोसोम्स जो हैं सही से डिवाइड ना हो तो किस तरह से एबनॉर्मलिटी कॉज हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, जज़ाकल्लाह। आप लोगों का यहाँ तक मियोसिस का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, और उसके साथ उसके सिग्निफिकेंस एंड एरर्स भी आपने अपनी बुक से इसको पढ़ना है, याद करना है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।